हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उन सभी के जो सेमेस्टर 1 में स्टूडेंट हैं उन सभी का एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, जिसका एग्जाम आपका कल है। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं इसकी यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। उसकी ये वन शॉट रिवीजन वीडियो है, जिसमें हम कंप्लीट एक ही वीडियो में इस कंप्लीट यूनिट को बहुत ही डिटेल में कवर कर लेंगे। सारे कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। बाकी आप इसको फिर अपनी तरफ से बना के कितना भी लिख सकते हैं, आपको सारे कंसेप्ट आज की वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके जो नोट्स हैं वो पहले से ही टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो रखे हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप जो यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन है वहाँ पर जाइए, या कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप इस उस लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको वो नोट्स भी अपलोड मिल जाएंगे। तो चलिए अब बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो इट इज सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन होता है, विच फॉलो अप गोल्स एंड प्लान डिसाइडेड इन प्लानिंग। जो कि क्या करता है, जो प्लानिंग में प्लान्स और गोल्स को डिसाइड किया जाता है उनको अकॉर्डिंग वर्क करता है। इट रेफर्स टू सेट ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एफर्ट्स, कलेक्टिंग एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड सो ऑन। ये क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग में, तो इसमें ह्यूमंस के जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उन्हें इकट्ठा किया जाता है। जितने भी रिसोर्सेज की हमें जरूरत पड़ने वाली है उन सभी को इकट्ठा किया जाता है, उन्हें एलोकेट किया जाता है, मतलब जिसको जहाँ जरूरत है वहाँ पहुँचाया जाता है। और ये सारी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आती हैं। ऑल दीज एक्टिविटी लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव और गोल। ये सारी एक्टिविटी किस लिए की जाती है, गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इट इज ऑल अबाउट सेटिंग कोर्स ऑफ एक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। इसमें हम मेजरली क्या करते हैं, जो हमने प्लानिंग में बनाया है उसे सेट करने के लिए, मतलब स्टार्ट करवाने के लिए जो प्रोसेस की जरूरत होती है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं ऑर्गेनाइजिंग की, तो इट इज एन एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी है जिसमें कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। दैट फुलफिलमेंट ऑफ प्लान एंड लेज डाउन द एक्शन वर्क। ये क्या करता है, प्लान जो हमने डिसाइड करा है उसमें कोर्स ऑफ एक्शन, उस कोर्स ऑफ एक्शन को स्टार्ट करवाता है। थर्ड है, इट इज अ प्रोसेस डिफाइंड एज सेट ऑफ एक्टिविटी टू बी डन इन सिस्टमेटिक वे। ये क्या है, एक प्रोसेस है जो कि बताता है सारी एक्टिविटीज किस वे में की जानी है। इट इज अ स्ट्रक्चर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर हैगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है। इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की, तो सिस्टमेटिक फंक्शनिंग होती है। मतलब जब इसके अंदर सभी को बताया जाता है कि आपको किस तरीके से वर्क स्टार्ट करना है, तो सिस्टमेटिक फंक्शनिंग होती है सभी डिपार्टमेंट और हायरार्किकल लेवल्स के बीच में। सेकंड है अवॉइड कंफ्यूजन। इससे कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। कैसे, ऑर्गेनाइजिंग रिजल्ट इन अप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज एंड लेबर। ऑर्गेनाइजिंग क्या करती है, जिसे जहाँ पर जितने रिसोर्सेज की जरूरत है वो पहुंचा देती है, जहाँ पर जिस टाइप की लेबर की या वर्कर की जरूरत है वहाँ वो पहुंचा देती है, जिससे कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। थर्ड है एक्शन ओरिएंटेड। ऑर्गेनाइजिंग का मेजर गोल क्या होता है, जो प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया है उस गोल को अचीव करना, तो ये एक्शन ओरिएंटेड कहलाती है। फोर्थ है स्पेशलाइजेशन इन दिस वर्क एंड सिस्टमेटिकली डिवाइडेड। जब हम वर्क को सिस्टमेटिक वे में डिवाइड कर देते हैं, पीपल्स को डिवाइड कर देते हैं, जिस तरीके के लोगों को जो काम करना चाहिए उनको उस जगह पर पहुंचा देते हैं, तो इससे उन पर्सन्स के अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाता है वर्क का। फिफ्थ है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजिंग लीड टू कोऑर्डिनेट वर्क एनवायरनमेंट एज इट प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे एनवायरनमेंट, मतलब कंपनी के एनवायरनमेंट के अंदर एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है। सिक्स है लीड टू ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, क्योंकि हम रिसोर्सेज और वर्क को डिवाइड कर चुके होते हैं जहां पर जितनी जरूरत होती है उतने हिस्सों में। अब आएगा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है, तो नंबर वन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि काम क्या करना है, हमें गोल क्या रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग क्या काम हमें करना होगा। फिर आएगा कलेक्शन ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज। अब जब हमें वर्क पता लग जाता है क्या काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग उस काम को करने के लिए जिस टाइप के लोगों की जरूरत पड़ती है हम उन लोगों को इकट्ठा करते हैं। थर्ड है डिवीजन ऑफ वर्क। फिर हम क्या करते हैं, उन लोगों को काम बांट देते हैं कि किस पर्सन को क्या काम करना है, जो कि हमने लोगों को सिलेक्ट करा था उन लोगों में काम को बांट देते हैं। फोर्थ है एलोकेशन ऑफ वर्क। काम बांटने के बाद अब हम उन्हें वर्क प्रोवाइड करते हैं कि आपको इस प्लेस पर जाकर काम करना है, आप वहां पर जाइए और अपना काम स्टार्ट कीजिए। फिफ्थ है क्रिएटिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, अब जब हमने उन्हें काम प्रोवाइड करवा दिया तो अब हम उनमें एक रिलेशनशिप स्टेबलाइज करते हैं कि आपको किससे कमांड लेनी है और किसको
अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी आपके ऊपर, और आपको किसको वापस जो भी प्रॉब्लम होगी या जो भी वर्क पे रिलेटेड बात है वो बतानी है, किसको आप आंसरेबल हो, किसको आप ऑर्डर दे सकते हो। ये सारी चीजें हम क्रिएटिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में करते हैं। सिक्स है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर क्या करते हैं, ये सारी चीजें बताने के बाद अब उन्हें रिसोर्स प्रोवाइड करवाते हैं जिससे वो काम को स्टार्ट कर सके। सेवंथ है शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज को शेड्यूल करते हैं, मतलब देखते हैं कि जो जो एक्टिविटीज होनी है जितने टाइम में प्लान में जो डिसाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। फिर है एट्थ फॉलो अप एंड रिवीजन। फिर हम क्या करते हैं, अब हमने ऑर्गेनाइजिंग का पूरा प्रोसेस कर लिया जिसमें हमने रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया, पीपल्स को एलोकेट कर दिया, वर्क स्टार्ट करवा दिया। अब हमें उस वर्क को डेली बेसिस पर या जैसे भी इवेल्युएशन करना होता है कि जिस तरीके से प्लानिंग में डिसाइड किया गया है वर्क उसी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, वो कहते हैं फॉलो अप ऑफ एक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है डेलीगेशन। तो ये क्या होता है, इट इज टर्म यूज्ड फॉर असाइनिंग द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन में हम क्या करते हैं, जो सुपीरियर लेवल के पर्सन होते हैं वो अपने से नीचे वाले पर्सन को, अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज दे देते हैं, तो उसे हम कहते हैं डेलीगेशन। दिस एक्टिविटी इज वेरी नेसेसरी फॉर एफिशिएंट वर्किंग। अगर हमें अच्छे से काम करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ये एक्टिविटी बहुत जरूरी है। दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पर डिपेंड करती है। इट स्टेट दैट टॉप मैनेजमेंट शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन की एरियाज। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन में क्या था कि जो टॉप लेवल है मैनेजमेंट का उसे सिर्फ की एरियाज, मतलब जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनसे रिलेटेड डिसीजन लेने चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। बाकी छोटे मोटे जो एरियाज हैं उनको अपने सबऑर्डिनेट्स को संभालने देना चाहिए। In order to assign a task to lower top manager need to allocate authority matching with responsibility। अब जब डेलीगेशन करते हैं तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं दे सकते, उसके साथ में आपको कुछ अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी उन्हें। तो दिस प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अथॉरिटी कॉल्ड डेलीगेशन। तो जो ये प्रोसेस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी देना अथॉरिटी के साथ साथ, तो वो डेलीगेशन कहलाता है। अब डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो इट हेल्प इन क्विक कंप्लीशन ऑफ वर्क। वर्क जल्दी कंप्लीट हो जाता है। इट हेल्प मैनेजमेंट इन कॉन्सेंट्रेटिंग की एरियाज। टॉप मैनेजमेंट को टाइम मिल जाता है कि वो जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनमें ध्यान रख सके। इट ऑल्सो लीड टू स्पेशलाइजेशन ऑन सम वर्क। स्पेशलाइजेशन आ जाता है जो इसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके अंदर। फोर्थ है इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है क्योंकि हमें उन्हें हायर लेवल का काम प्रोवाइड करवाते हैं। फिफ्थ है एक्ट एज मोटिवेटर फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए एक मोटिवेटर का काम करता है। प्रोसेस क्या होता है डेलीगेशन का, तो नंबर वन असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क को डिवाइड करना होता है, उन्हें वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी होती हैं। सेकंड है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब जब वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो उसके साथ में अथॉरिटी भी देनी पड़ती है, कुछ पावर जिससे वो डिसीजन ले सकें जिन जगहों पर। फिर थर्ड स्टेबलाइजिंग अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी स्टेबलाइज करनी पड़ती है, मतलब अब आपको ये काम करने के बाद आप किसको आंसरेबल हो, मतलब किसको आपको इसकी फीडबैक देनी है, वो होता है अकाउंटेबिलिटी स्टेबलाइज करना। ये था डेलीगेशन का प्रोसेस। ठीक है, अब आएगा हमारे पास सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इट इज ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेटिंग अथॉरिटी एट वन पॉइंट। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी डिसीजन एक ही पर्सन के हाथ में होते हैं, एक ही मैनेजमेंट के हाथ में होते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, जो कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हाथों में होता है डिसीजन। सेंट्रलाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय डेलीगेट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव नो पावर टू टेक डिसीजन। एम्प्लॉयज को अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है तो उनको अथॉरिटी नहीं दी जाती है कि वो डिसीजन ले सके। दे नीड टू कंसल्ट टॉप लेवल बिफोर एनी डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेने से पहले उन्हें टॉप लेवल से कंसल्ट करना पड़ता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन इसका उल्टा है। इसमें क्या होता है, जो पावर है उसे कई सारे लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और और क्या है उसके साथ में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हें प्रोवाइड कर दी जाती है। इट लीड्स टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को हम कैसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। देयर इज क्विक डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है, क्विक डिसीजन होता है, हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉय होते हैं, मोस्ट सुटेबल स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस दिया है। सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट। अथॉरिटी सिर्फ एक पॉइंट पर होती है। अथॉरिटी फ्लो अपवर्ड। इसमें सेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी कैसे होती है, नीचे वाले लेवल पर कम होती है और ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अथॉरिटी होती जाती है सेंट्रलाइजेशन में। थर्ड है लीड्स टू डिमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। सेंट्रलाइजेशन से एम्प्लॉयज डिमोटिवेट होते हैं। सुटेबल इन केस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर। अगर आपकी कंपनी में अनस्किल्ड वर्कर वाला काम है कोई, तो उनके लिए ये सुटेबल होता है सेंट्रलाइजेशन।
ट्रेडिशनल अप्रोच है कि सेंट्रलाइजेशन और डिले डिसीजन मेकिंग होती है सेंट्रलाइजेशन के अंदर। अब डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन लेवल, अथॉरिटी को हम कई सारे लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड, अथॉरिटी नीचे की तरफ बहती है, मतलब ऊपर वाले अपने नीचे वालों को अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है मोटिवेटेड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय होते हैं मोटिवेटेड होते हैं। नेक्स्ट है सुटेबल इन केस ऑफ स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर के केस में सुटेबल होता है। मॉडर्न अप्रोच होती है और ये क्विक डिसीजन मेकिंग इसमें होती है। ठीक है, अब आपका स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट इट रेफर्स टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन कर रखा होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, उसके में जो रिलेशनशिप होती है उनके बीच में, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट इज अ फ्रेमवर्क इन विच सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज इन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होती है पीपल्स की और रिसोर्सेज की। इट क्लियरली डिफाइन, इससे क्या पता लगता है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में ये रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क रिलेशनशिप पता लगती है। एलिमेंट्स क्या है, डिपार्टमेंटेशन, तो इसका मतलब है इट वी इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ वर्क ऑन वेरियस बेसिस सच एज फंक्शन, प्रोडक्ट एंड एरिया। डिपार्टमेंटेशन के अंदर क्या किया जाता है, वर्क को डिवाइड करा जाता है किनके बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर, प्रोडक्ट के बेसिस पर और एरिया के बेसिस पर। दिस डिवीजन लीड्स टू सर्टेन डिपार्टमेंट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटेशन। इससे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं और उस प्रोसेस को हम कह देते हैं डिपार्टमेंटाइजेशन। टाइप्स हैं डिपार्टमेंटेशन के। नंबर 1 फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, जिसमें फंक्शंस के बेसिस पर वर्क को डिवाइड किया जाता है, वो हो जाता है फंक्शनल डिपार्टमेंट। जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें। प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन में क्या होता है, तो जिसमें प्रोडक्ट के बेसिस पर कंपनी को डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो होता है हमारा प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन। ये किस लिए जरूरी होता है, जिस कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, कई सारे टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, उनके लिए ये सुटेबल होता है। थर्ड है कस्टमर डिपार्टमेंटेशन, तो इसमें क्या होता है, हेयर डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कस्टमर। कस्टमर्स के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट क्रिए जाते हैं कि किस टाइप का कस्टमर है, उनके अकॉर्डिंग उस टाइप का डिपार्टमेंट बनाया जाता है। फोर्थ है जियोग्राफिक डिपार्टमेंटेशन, मतलब लोकेशन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट जब बनाए जाएं, ज्योग्राफी एरियाज के अकॉर्डिंग, तो उसे हम कहते हैं जियोग्राफिक डिपार्टमेंटेशन। सेकंड है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। पहला तो था डिपार्टमेंटेशन, अब सेकंड एलिमेंट आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देयर इज इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ मैनेजरियल लेवल। इसमें क्या होता है, मैनेजरियल लेवल्स क्रिएट किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ लेवल होंगे हमारे पास 3 टाइप के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल वो आएगा जो सभी फंक्शंस परफॉर्म करता है, किससे रिलेटेड, डिजाइन, स्ट्रेटेजी, टेकिंग डिसीजन, राइटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये सारे फंक्शन जो करता है उसे हम कहते हैं टॉप लेवल। दे ऑल्सो डिजाइन रूल्स एंड पॉलिसी, यही टॉप लेवल रूल्स बनाता है, पॉलिसी बनाता है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, ये सारी चीजें टॉप लेवल का काम होता है। सेकंड आता है मिडिल लेवल, तो दिस लेवल्स वर्क अंडर टॉप मैनेजमेंट। ये वाले लोग होते हैं जो मिडिल लेवल में होते हैं, वो टॉप लेवल के नीचे काम करते हैं। दे कंस्टिट्यूट डिविजनल हेड, इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके जो हेड होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। देयर वर्क इज टू प्लान डिजाइंड बाय टॉप लेवल। इनका काम क्या होता है, जो टॉप लेवल ने प्लान डिजाइन करे हैं उन प्लान्स को इंप्लीमेंट करवाना होता है। दे डिजायर एंड डिजाइन प्लान फॉर द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट। और ये जो इसमें लोग होते हैं मैनेजर डिपार्टमेंट हेड्स, वो क्या करते हैं, अपने डिपार्टमेंट्स के लिए रूल्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं। फिर आता है लोअर लेवल, इसमें कौन आता है, इसमें फैक्ट्री वर्कर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्कर, ये सारे लोग आते हैं। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आर इन हैंड्स ऑफ देम, जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की या किसी भी चीज की, वो इन लोगों के हाथ में होती है। फिर आता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी क्या होता है, जब हम किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, उसके साथ में हमें उसे कुछ पावर भी देनी होती है डिसीजन लेने से रिलेटेड, उसे हम कहते हैं अथॉरिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेट अथॉरिटी एंड स्टेबलाइज अकाउंटेबिलिटी। डायनामिक ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड टू क्रिएशन ऑफ 2 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड। अथॉरिटी में देखिए, अथॉरिटी के कुछ टाइप्स दिए हैं। नंबर 1 लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी क्या होती है, तो दीज आर पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन हु आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। लाइन अथॉरिटी में वो लोग आते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं किसी से गोल को अचीव करने से। दीज एक्टिविटीज डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। इसमें जो एक्टिविटीज होती हैं वो कंपनी टू कंपनी अलग अलग होती हैं। फिर आती है स्टाफ अथॉरिटी। इसमें क्या आता है, दीज आर इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन हु प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस टू लाइन मैनेजर। ये वो लोग होते हैं जो कि लाइन मैनेजर्स को एडवाइस प्रोवाइड करवाते हैं, वो आते हैं स्टाफ अथॉरिटी में। ऑल फंक्शन विच कैन नॉट क्लासिफाइड एज लाइन रोल अंडर आर कॉल्ड स्टाफ रोल। वो सभी फंक्शन जो कि लाइन अथॉरिटी में नहीं आते, वो सारे स्टाफ अथॉरिटी में आ जाते हैं। अब है हमारे पास चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इट रेफर्स टू सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ये एक प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है
जिसमें क्या होता है, एक जगह से इंफॉर्मेशन जनरेट होती है और उसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैलाया जाता है, तो वो कहलाता है कम्युनिकेशन। इट इज इंपॉर्टेंट इन इफिशियंट मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये किस लिए जरूरी है? इफिशियंट मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। टाइप्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें कुछ रूल्स को, कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करके कम्युनिकेशन किया जाए, मतलब बताया जाता है आपको किससे कम्युनिकेशन करना है, उसके अलावा आप ज्यादा और किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। इट लीड्स टू स्लो डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग स्लो होती है, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें कोई ऐसा रिजिड कम्युनिकेशन का चैनल नहीं होता है, इसमें आप किसी से भी फ्रीली बात कर सकते हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो वो आ जाता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है। ये हो गए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है इनफॉर्मल में। अब फिफ्थ आएगा हमारा स्पान ऑफ मैनेजमेंट। स्पान ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है अपने अंडर, वो जो उसकी कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसे हम कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो इट रेफर्स टू ऑप्टिमम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट अ सुपीरियर कैन मैनेज इफेक्टिवली। इट इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिए हैं स्पान ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पर। नंबर वन आएगा टॉल स्ट्रक्चर। टॉल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जिसमें एक सबऑर्डिनेट कम एम्प्लॉइज को संभाल पाता है, तो जो स्ट्रक्चर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि एक सुपीरियर के पास बस थोड़े से ही सबऑर्डिनेट रहते हैं, तो कई सारे सुपीरियर बनाने पड़ते हैं, फिर उनके अंदर सबऑर्डिनेट्स आते हैं सारे। दीज आर नैरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। ये नैरो स्पेन होता है जो कि लार्ज नंबर ऑफ लेवल्स जनरेट कर देता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर आता है हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जहां पर एक सुपीरियर कई सारे सबऑर्डिनेट्स को संभाल लेता है, उस वो होता है हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स के बारे में सारी चीजें। आगे देखते हैं और क्या है ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में। अभी हमने पढ़े ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स, अब हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस किस टाइप के होते हैं। तो नंबर वन है हमारे पास ट्रेडिशन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ट्रेडिशन स्ट्रक्चर में जो पहले चलते आ रहे हैं स्ट्रक्चर, मतलब जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को कुछ लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सेंट्रल लेवल के पास सारी अथॉरिटी होती है, टॉप लेवल के पास बाकी सारे उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, वो तो हो जाता है हमारा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। सेकंड आता है मॉडर्न स्ट्रक्चर, जो कि आज के टाइम पर फॉलो किया जाता है, क्या, जिसमें सभी को अथॉरिटीज दे दी जाती है, एम्प्लॉयज को अथॉरिटी दे दी जाती है कि वो किसी एक लिमिट तक डिसीजंस ले सकें, जैसे कि डेलीगेशन में होता है, तो वो आ जाता है हमारा मॉडर्न स्ट्रक्चर में। अब टाइप्स दिए हैं हमें ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर के। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते थे, तो नंबर वन है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर आपका नाम से ही क्लियर है, जिसमें एक्टिविटीज को फंक्शंस के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता था, वो होता था हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं, तो देखिए क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डिमेरिट्स हैं। तो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर के मेरिट में आता है पहला ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। रिड्यूस बर्डन ऑन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का टॉप लेवल का बर्डन कम हो जाता है। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन विद डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन होता है। नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। वर्क का डुप्लीकेशन नहीं होता और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। डीमेरिट्स क्या है, तो इससे कंफ्यूजन हो जाती है फंक्शनल स्ट्रक्चर से। डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेशन भी किसी टाइम पर डिफिकल्ट हो जाता है, कि रिस्ट्रिक्ट ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। नॉट सुटेबल फॉर मल्टी प्रोडक्ट। उसके लिए सुटेबल नहीं है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हो, ठीक है। फिर आएगा प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में क्या आता है, मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट के बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाए, तो वो हो जाता है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। इसके भी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ ईच प्रोडक्ट कैन इवेल्युएट। हर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा सकता है। स्पेशलाइजेशन आ जाती है उस प्रोडक्ट में उन एम्प्लॉइज को, ठीक है। डिमेरिट्स है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। वर्क का डुप्लीकेशन हो जाता है। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है। स्पेशलाइज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो जाता है। थर्ड है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन को ज्योग्राफी एरियाज के बेसिस पर, मतलब जहां पर उनके ऑफिसेज हैं उनके बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। इसके मेरिट्स क्या है, बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। एक्सपेंशन, बिजनेस का एक्सपेंशन होता है। बेटर कोऑर्डिनेशन होता है। अपॉर्चुनिटी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। डीमेरिट्स है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट। ये है हमारे इसके डीमेरिट्स। अब मॉडर्न स्ट्रक्चर के भी टाइप दिए हैं। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कुछ स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। इसमें जितने टाइम के लिए प्रोजेक्ट चलता है तब तक वो स्ट्रक्चर रहता है, उसके बाद उसे डिसमेंटल कर दिया जाता है। टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके मेरिट्स क्या है, टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट हो जाता है। मोटिवेशन ऑफ स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट को मोटिवेशन मिलता है।
फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क रहती है, मेंबर्स बिकम वर्सेटाइल, मेंबर वर्सेटाइल हो जाते हैं। डिमेरिट्स क्या है? लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का लैक रहता है, कम्युनिकेशन लाइन का लैक रहता है, डेंजर ऑफ ओवर स्पेशलाइजेशन हो सकता है, सेंस ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी, जॉब की इनसिक्योरिटी रहती है। सेकंड है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है? इट डेवलप टू cater the need of large and complex organization which require structure more flexible and technical oriented than functional structure. Objective is to successful complete a series of project. It is combination of functional and project structure. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? जो कि फंक्शनल और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है? और ये बनाया भी सिर्फ कुछ ही प्रोजेक्ट के लिए जाता है, पर इसमें क्या होता है? फंक्शंस के बेसिस पर काम को डिवाइड किया जाता है। तो ये हो जाता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मेरिट्स क्या है? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल होता है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, अपॉर्चुनिटी इनहांस स्किल एंड नॉलेज, स्किल और नॉलेज इनहांस होती है, क्रिएटिविटी इनकरेज करता है और एम्प्लॉयज के लिए मोटिवेट करता है। डिमेरिट्स हैं वायलेट प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है उसे वायलेट करता है, क्रिएट कंफ्यूजन क्रिएट करता है, डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट हो जाता है, अनेबल टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस, और एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट नहीं कर पाते हैं। थर्ड है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है? इट इज न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इमर्ज्ड इन 1990 एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलिफरेशन और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, ऑल्सो नोन एज डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटली डिवाइड कर दिया जाता है। इट इज नेटवर्क ऑफ फर्म लिंक्ड टुगेदर बाय आईपी, और आईपी के बेसिस पर कई सारी फर्म एक दूसरे से लिंक्ड रहती हैं। टू शेयर न्यू स्किल्स शेयर करती हैं, कॉस्ट शेयर करती हैं, एक्सेस टू वन अनदर मार्केट, एक दूसरे की मार्केट में एक्सेस कर पाती हैं। द एम इज टू प्रोवाइड, इसका एम क्या होता है? इनोवेटिव हाई क्वांटिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाना इसका एम होता है। मेरिट्स होंगे क्विक डिसीजन होता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस है, मोर प्रोडक्टिव होता है क्योंकि ये वर्चुअल होता है ऑफिस, ठीक है। डिमेरिट्स है लेक ऑफ फिजिकल टच होता है, लीड्स टू कॉम्प्लेक्सिटीज रहती हैं, और लेस कंट्रोल ओवर मेंबर्स के ऊपर कंट्रोल कम रहता है। ये आपको डिफरेंस दिया है ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्ट्रक्चर में। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, मॉडर्न स्ट्रक्चर डायनेमिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ट्रेडिशनल सिंपल होते हैं डिजाइन में, मॉडर्न कॉम्प्लेक्स होते हैं। ट्रेडिशनल वाले लेस कॉस्टली होते हैं, मॉडर्न वाले कॉस्टली स्ट्रक्चर होते हैं। ट्रेडिशनल सिंगल प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है, मॉडर्न वाले मल्टी प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है। ट्रेडिशनल में सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है, मॉडर्न में डेलीगेटेड अथॉरिटी होती है। ट्रेडिशनल एम्प्लॉय या लो मोरल एम्प्लॉय में मोरल कम होता है, बट मॉडर्न में एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा बस एक और यूनिट बची है जो वीडियो में हम करने वाले हैं, जो कि है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब उसे देखते हैं। तो देखिए, अब आएगा हमारे पास स्टाफिंग। तो स्टाफिंग क्या होता है? द स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ फ्यू इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिम्यूनरेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। स्टाफिंग का हम सिंपली मतलब क्या समझ सकते हैं? वो प्रोसेस जिससे कंपनी में जितनी भी वैकेंट पोजीशन है उन्हें फिल किया जाए, उसे हम कहते हैं स्टाफिंग। नेचर क्या है स्टाफिंग का? इट इज पीपल ओरिएंटेड है, परवेजिव है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, कॉन्टिन्यूस होती है, इंडिविजुअल वेल एज ग्रुप ओरिएंटेड होती है। अब जो मेन है इसमें वो है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में नंबर 1 आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? तो दिस इज स्टेप इन विच मैनेजर डिसाइड द नंबर एंड काइंड ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड। इसमें मैनेजर डिसाइड करता है कि कितने एम्प्लॉय और किस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत है। सेकंड है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या होता है? प्रोसेस सर्चिंग, एम्प्लॉय को सर्च करना है जिस टाइप के तरीके, और उन्हें स्टिमुलेट मतलब एक तरीके से इनकरेज करना है कि वो इस वैकेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करें। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं? जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास रिक्रूटमेंट में आई होती है उन सब में से कुछ एप्लीकेशन को सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद सही जो कैंडिडेट हमें चाहिए होते हैं उनको सिलेक्ट करने के बाद ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट होता है। मतलब ओरिएंटेशन उनको पूरे कंपनी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और प्लेसमेंट में उन्हें जॉब ऑफर की जाती है। फिर होती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनका डेवलपमेंट किया जाता है जिससे उनके अंदर नॉलेज आ सके, स्किल्स आ सके, समझ में आ सके कैसे उन्हें काम करना है। सिक्स है रिमरेशन। रिमरेशन क्या होता है? कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड जो कि उनको वर्क करने के रिटर्न में दिया जाता है। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। अब जब एक पर्सन काम करने लगता है तो फिर उसकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है। मतलब वो कैसा काम कर रहा है, सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सही कर रहा है तो उसको प्रमोट करा जाता है, और सही काम नहीं कर रहा तो उसे या तो ट्रांसफर किया जाता है या फायर्ड किया जाता है। एट्थ है ट्रांसफर और प्रमोशन। यही परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में जो मैंने आपको बताया। ट्रांसफर में क्या होता है?
सेम पोजीशन पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचा देना, वो होता है ट्रांसफर। और प्रमोशन होता है हायर लेवल ऑफ जॉब ऑफर करना होता है, वो हो जाता है प्रमोशन। आगे आएगा हमारे पास रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयज को सर्च करना और उन्हें एनकरेज, पर्सन को सर्च करना और उन्हें एनकरेज करना कि वो वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज होते हैं दो, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में जब एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उन्हीं में से रिक्रूटमेंट की जाती है, तो उसे कहते हैं इंटरनल सोर्सेज। इसमें क्या क्या आता है? ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, रिटायरमेंट, इंटरनल एडवर्टीजमेंट, फॉर्मर एम्प्लॉय, ये सारे हमारे सोर्सेज देंगे इंटरनल रिक्रूटमेंट के। सेकंड है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, जब कंपनी के बाहर से एम्प्लॉयज को बुलाया जाता है, जॉब ऑफर की जाती है, तो वो होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इसमें कैसे होती है रिक्रूटमेंट? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, कैजुअल कॉलर होते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट होती है, मीडिया एडवर्टाइजमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। फिर आता है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है? जो रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन आई है उनमें से जो शॉर्ट लिस्टिंग करनी है उन एप्लीकेशन की, और जो सबसे अच्छी एप्लीकेशन है उन्हें रख लेना है, बाकी को रिजेक्ट कर देना है। स्टेप्स क्या होते हैं सिलेक्शन के? सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, फिर एप्लीकेशन ब्लैंक बैंक होता है, फिर सिलेक्शन टेस्ट है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, परफॉर्मेंस रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, फिजिकल एंड मेडिकल एग्जाम और जॉब ऑफर। ये हमारे 8 स्टेप्स हैं सिलेक्शन के प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में गिवन है। स्टाफिंग मैंने आपको करवा दिया, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक आधा क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसका आंसर कर सके, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में निपटा दिया। अब हम बात करते हैं डिटेल में मोटिवेशन के बारे में। तो मोटिवेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश गोल। पीपल्स को इंकरेज करना किस लिए? गोल को अचीव करने के लिए, उसे हम कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन इज विलिंगनेस टू एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये क्या होता है? एक तरीके से हमारी इच्छा होती है जिससे हम हाई लेवल ऑफ एफर्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। नेचर क्या होता है मोटिवेशन का? साइकोलॉजिकल फैक्टर फेनोमेना है, मतलब ये इंटरनल फीलिंग होती है किसी भी पर्सन की। सेकंड है कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब हमेशा मोटिवेशन की जरूरत होती है जिससे वो कोई भी पर्सन अच्छे से काम कर सके। थर्ड है इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है क्योंकि हमें सभी एम्प्लॉयज के बिहेवियर को स्टिमुलेट करना पड़ता है, उनके माइंड को बदलना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। फोर्थ है मोटिवेशन लीड टू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन से क्या होता है? वो अपने अच्छे एफर्ट्स करते हैं जिससे गोल अचीव होता है ऑर्गेनाइजेशन का। फिफ्थ है मोटिवेशन कैन पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या क्या चीज़ आती है? जब हम रिवॉर्ड्स, प्राइज, रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें देते हैं, ये आता है पॉजिटिव मोटिवेशन में। नेगेटिव मोटिवेशन में क्या आता है? जब हम पेनल्टीज, फाइन वगैरह लगाते हैं तो वो आता है नेगेटिव मोटिवेशन में, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन की? तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, अच्छे से यूज करते हैं एम्प्लॉयज। सेकंड है कंप्लीटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाता है। थर्ड है स्टेबलाइज गुड वर्क रिलेशन, अच्छी वर्किंग रिलेशन स्टेबलाइज होती है एम्प्लॉयज के बीच में। फोर्थ है कम्युनिकेशन, मोटिवेशन से सुपेरियर और जूनियर के बीच में कम्युनिकेशन का वे खुल जाता है। फिफ्थ है फैसिलिटेट चेंज। ये मोटिवेशन की वजह से जो एम्प्लॉयज हैं वो किसी भी चेंज को अडेप्ट करने में इजिली एक्सेप्टेबल होते हैं, वरना वो हर चेंज को अडेप्ट नहीं करते। मोटिवेशन के टाइप हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जब किसी पर्सन के अंदर से कोई फीलिंग आए मोटिवेशन से रिलेटेड तो वो होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इससे पर्सन की इनर ग्रोथ होती है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में जब कोई बाहर से फोर्स का यूज किया जाए, किसी पॉजिटिव फोर्स का, जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट हो, उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? रिवॉर्ड्स, गिफ्ट्स, ये सारी चीजें, सैलरी, बोनस, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस एंड डायरेक्ट ग्रुप एफर्ट। किसी भी पर्सन की एबिलिटी कि वो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके किसी भी काम को करवाने के लिए, उसे हम कहते हैं लीडरशिप। लीडरशिप इज प्रैक्टिस ऑफ इन्फ्लुएंस दैट स्टिमुलेट्स सबऑर्डिनेट और फॉलोवर टू डू देयर बेस्ट। लीडर क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल्स को किस चीज के लिए? ग्रुप के टुवर्ड गोल को अचीव करवाने में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है लीडरशिप की? नंबर 1 प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। इसमें क्या करता है लीडर? पीपल्स को इन्फ्लुएंस करता है। सेकंड है बेस्ड ऑन अथॉरिटी, अथॉरिटी पर बेस्ड होता है ये, मतलब एडुकेट पावर चाहिए उसे किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंस करने के लिए लीडर को। थर्ड है इन्वॉल्व फॉलोवर्स। इसमें फॉलोवर होने जरूरी है, अगर फॉलोवर नहीं होगा तो लीडरशिप भी नहीं होगी। फोर्थ है इन्वॉल्व स्टिमुलेटिंग द फॉलोवर। और क्या होता है? फॉलोवर्स को स्टिमुलेट किया जाता है, मतलब इन्फ्लुएंस किया जाता है। फिफ्थ है इट इज पर्सनल क्वालिटी। ये किसी भी पर्सन की एक पर्सनल क्वालिटी होती है, ठीक है।
अब आएगी इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या होती है? इनिशिएट एक्शन, जब कोई लीडर डायरेक्शन देता है उसी के अकॉर्डिंग काम स्टार्ट होता है। सेकंड है मोटिवेशन, लीडर मोटिवेट एम्प्लॉय, लीडर जो है वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड से। थर्ड है प्रोवाइड गाइडेंस, गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है। लीडर नीड टू डायरेक्ट सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट करता है जिससे गोल को अचीव किया जा सके। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन, तो इट कैन बी अचीव्ड थ्रू रिकंसिलिंग पर्सनल इंटरेस्ट विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। लीडर क्या करता है? एम्प्लॉयज के पर्सनल इंटरेस्ट को जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। फिफ्थ है बिल्ड वर्किंग एनवायरनमेंट मोटिवेट करके लीडर और वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब आएंगे लीडरशिप के कुछ स्टाइल आएंगे। 3 टाइप की लीडरशिप होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमो और फैलवेगी ऑटोक्रेटिक। सेकंड है पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक, और थर्ड है लेजिस्फेयर। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है? जब सारी पावर सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास होती है और सारे डिसीजन वही लेता है, एम्प्लॉय का इसमें कोई भी कंसल्टेंसी या इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है किसी भी डिसीजन में। ये सूटेबल कब होती है? जब इन स्किल्ड और इनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होते हैं तब ये जरूरी सही रहती है, और इसमें डिसीजन होता है वो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। फिर अगर पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक, इसमें क्या होता है? जो भी डिसीजन है वो एम्प्लॉयज के साथ कंसल्ट करने के बाद लिए जाते हैं, उनसे कंसल्ट करे बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है। इससे क्या होता है? एम्प्लॉयज मोटिवेट रहते हैं, टर्नओवर रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस टर्नओवर, और जो एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के जाते हैं जॉब को वो कम हो जाता है। इसमें देयर इज डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस में डिले होती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर। थर्ड है लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर में क्या होता है? अंडर दिस स्टाइल मैनेजर फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ वर्क एंड नॉट ऑन मैनेजमेंट पार्ट। जो मैनेजर है वो इंपॉर्टेंट एरियाज में कॉन्सेंट्रेट करता है, बाकी जो छोटे मोटे एरिया हैं उनमें एम्प्लॉयज को ही अथॉरिटी दे दी जाती है कि तुम खुद डिसीजन ले सको इन सारे मैटर्स में। तो वो उस टाइप की लीडरशिप कहलाती है लेजिस्फेयर लीडरशिप। ठीक है। इट इंक्रीज मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, से एम्प्लॉयज का मोरल इंक्रीज होता है। ये आपको डिफरेंस दिया है एक ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और लेजिस्फेयर में, इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों आपकी यूनिट नंबर 3 ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट हो जाती है। मे भी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।